So in the last lecture, we learned about a very important equation, as I already mentioned. This equation is going to be central, the most important chapter of mechanics, that is rigid body. तो हम लोग ये इक्वेशन पिछली क्लास में सीखे थे और थोड़े से एप्लीकेशंस आज उसकी और लेंगे. एक आप बहुत टफ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ और इजी क्वेश्चंस करेंगे. एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी ए. ऑलराइट, इसी की हम लोग थोड़ी सी काम चालू रखेंगे. तो ये एच सी वर्मा का वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 6. ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर एक एक करके सवाल लेते जाएंगे. तो इसमें क्या दे रखा है? बॉडी ऑफ मास 2.5 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू द फोर्सेस शोन इन द फिगर. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब देखिए, एक फोर्स बॉडी पर यहाँ लग रहा है, दूसरा फोर्स बॉडी पे कहीं और लग रहा है, तीसरा फोर्स बॉडी पे कहीं और लग रहा है, चौथा फोर्स कहीं और लग रहा है. मतलब लोकेशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज डिफरेंट. बट द पॉइंट बीइंग, ये पॉइंट समझिएगा क्योंकि अगले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. द पॉइंट बीइंग कि लेकिन इस फोर्स के इक्वेशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. यदि हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ही चाहिए, तो इसलिए क्या करा, देखिए फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट ले लिए, वाई ले लिए, एक्स को अलग से कर लिया, वाई को अलग से जोड़ लिया, एंड आपके पास नेट फोर्स आ गया. नेट फोर्स आके इन्होंने उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल दिया और एक्सेलरेशन सीधे ऐसे निकाल दिया जैसे कि इसकी जगह पर यदि एक पॉइंट मास होता तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं. फॉर अप्लाइंग दिस इक्वेशन ऐसा लग रहा है, हर स्थिति में रिप्लेस नहीं कर सकते. जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी में लिख सकता हूं, तो यदि मैं एक जगह भी नहीं लिख सकता तो रिप्लेस नहीं कर सकते. इट इज अदर वे राउंड. एक भी मुझे यदि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन मिल गया कि जहाँ पर यदि मैं बॉडी को सेंटर ऑफ मास मानूं तो गलत हो जाए, तो फिर मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि बॉडी को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकता हूँ. हाँ, एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मोशन देखा जा सकता है, जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं. Then there is this example 7 which is actually from Irodov. मैं इससे इजी और टफ दोनों ही क्वेश्चन लूंगा. So two blocks of equal mass are connected by a system in the system. Yes है. इसी क्वेश्चन को आगे जाके वर्मा जी ने और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन्स भी ले रखे हैं इसके, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे. On a frictionless horizontal surface, a constant force F is applied on one of the blocks, pulling away from the other as shown. एक पे फोर्स लगा रहे हैं. Find the position of the center of mass at time t. पार्ट ए. अब ये सिस्टम क्या कर रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है. मुझे जब बोला सेंटर ऑफ मास, तो मैं तो इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकता हूँ. भैया F बटा m, 2m इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 हो गई, हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी हाफ at स्क्वायर. आप देख लीजिए एग्जैक्टली ए पार्ट में उन्होंने ये किया. बीच में स्प्रिंग लगी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है. एक्सिस सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, तो टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट यही है. बी पार्ट थोड़ी सी आगे की तैयारी भी है. इफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज एक्स नॉट एट टाइम टी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू ब्लॉक्स एट दिस इंस्टेंट. ये थोड़ा सा आगे की तैयारी कर रहा है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इन्होंने फिगर नहीं बनाया इसका, तो मैं थोड़ा सा इसका फिगर बना के दिखाता हूँ. ठीक है, और फिर इस पे अपन वापस आते हैं. जो लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इस पर वापस आते हैं.
लेट्स से ये अपनी पोजीशन से x1 आ गया है और ये अपनी पोजीशन से x2 आ गया है। ये नेचुरल लेंथ पे थी स्प्रिंग पहले, राइट। अभी ये दूरी L है, ये आप चाहें तो L0 प्लस x लिख लें, राइट। तो इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ है नहीं कि समझ में ना आए, राइट। बेसिकली ये x1 गया है तो एक्सटेंशन कम होता है, x2 गया तो खिंचता। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x। फिर भी यदि आपके समझ में ना आए, विच इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी, तो भैया और तरीके से देख लो यार। यहाँ तक की दूरी में दो अलग अलग तरीकों से लिख देता हूँ। एक ऊपर वाली को से लिख देता हूँ, ऊपर वाले से दूरी हो जाएगी L0 प्लस x2, और नीचे वाले से लिख देता हूँ यही डिस्टेंस फिर से, तो नीचे x1 दिख रहा है अपन को, ये प्लस L0 प्लस x, इसको सॉल्व करिए, यू गेट x2 माइनस x1 विच इज़ वेरी वेरी कॉमन सेंस की बात है, राइट। दूसरी बात यहाँ पे जो हो रही है वो जरा देखिएगा, वो क्या हो रही है कि वी नो position vector of center of mass is equal to, in fact generally लिख देते हैं अपन तो, summation mi ri अपॉन समेशन mi। तो यदि अपन दोनों तरफ पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखते, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा भाई, इसको मैं लिख देता हूँ RCM डैश नया पोजीशन वेक्टर अपॉन समेशन mi ri डैश अपॉन समेशन mi। तो यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी RCM माइनस RCM डैश। यही होगा, ऊपर और नीचे की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एसेंशियली क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी, ये डैश एक्चुअली उल्टा लगा दिया मैंने क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यू गेट द पॉइंट। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m बेसिकली क्या होगा, सब जगह ri डैश माइनस ri चल रहा होगा, सो इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस विल बिकम समेशन mi si अपॉन समेशन mi। तो इस केस में यदि हम बात करें जो ऊपर अभी अभी अपन ने सॉल्व किया है, ऑलराइट, और ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यदि x0 है, इसमें से कहीं x0 नहीं, ओके। ये x0 कहाँ से आया, भूल गए हो तो याद दिला दूं मैं, ये x0 है, ओके, इसको मैंने x0 लिखा, ठीक है। तो दिस x0 मस्ट बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास x0 is equal to mx1 plus x2 डिवाइडेड बाय 2 है क्योंकि m1 m2 बराबर है, तो x0 is equal to x1 plus x2 by 2। और एक इक्वेशन और है हमारे पास, x2 minus x1 is equal to x।
और एक्स नॉट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये निकाली हुई एफ टी स्क्वायर बाय 4m। यार इसका एक्स नॉट और मेरा एक्स नॉट थोड़ा उल्टा हो गया इट सीम्स। इसने जिसको एक्सटेंशन को इसने एक्स नॉट बोला है, मैंने डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास को बोल दिया। क्या करें, इसको एक्स डैश या कुछ और, चलिए पूरा चेंज करें। ये सिंपली सी एम लिख देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसकी वैल्यू हमारे पास है एफ टी स्क्वायर बाय 4m। तो x2 x1 में एक इक्वेशन हमें सवाल में दे रखी है कि भाई स्प्रिंग जो है कितनी एक्सटेंड हुई, एक्स नॉट एक्सपेंड हुई थी, ये एक्स नॉट था स्प्रिंग का एक्सटेंशन, राइट। स्प्रिंग एक्स नॉट एक्सटेंड हुई थी, सवाल में दे रखा था, पर मैंने जनरल सॉल्यूशन किया था, एक्स नॉट एक्सपेंड हुई थी स्प्रिंग। एक रिलेशनशिप ये रही x1 x2 में, ये रही, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा कि ये कितना चला और ये कितना चला। That's it. Now 8th is a beautiful question, alright। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैं और ले लेता हूँ। सो 8th में क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल फायर के 100 मीटर पर सेकेंड पे एंगल वैंगल दे रखा है 37 डिग्री। एट द हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, राइट, of the mass ratio 1:3। मतलब कि द स्मॉलर मास m वाला रेस्ट पे आ गया, 3m वाला आ गया कंटिन्यू, 1:3 रेशियो, मतलब ये 4m का प्रोजेक्टाइल था ऐसा मान लो। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हेवियर पीस लैंड्स। हेवियर पीस यहाँ से कितनी दूरी पर लैंड करेगा, ये इसने हमसे पूछा। और m तो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया तो टपाक करके गिर जाए। Now, the beautiful thing about this question is indirect application of physics that we have learned till this point। क्या सीखा अपन ने सीखा भाई F external बटा m total mass is acceleration of center of mass। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यदि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही अफेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हो, सब मैं ले लूंगा, ये लिखा हुआ as the internal forces do not affect the motion of the center of mass hits the ground at the position where the original projectile would have landed। क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि तुम्हारा ये जो भी हुआ, टूटा फूटा जो हुआ, परंतु सेंटर ऑफ मास, इसके फूटने का असर सेंटर ऑफ मास के मोशन पे नहीं पड़ेगा। तो जो इमेजिनरी पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, वो वहीं लैंड करेगा जहां पहले करता, मतलब दिस डिस्टेंस वुड बी रेंज, जो भी हमारा रेंज का फॉर्मूला होता, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g करके, ये उतनी दूरी पे कौन लैंड करेगा, सेंटर ऑफ मास। यहाँ असल में गिरेगा कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास यहाँ लैंड करेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट करता है, और सिर्फ ग्रेविटी लग रही थी पहले भी, फटने के पहले भी ग्रेविटी लग रही थी, फटने के बाद भी इस सिस्टम पे तो ग्रेविटी लग रही है, इस सिस्टम पे तो और भी फोर्स लग नहीं रहा ग्रेविटी के सिवा। इंडिविजुअली फटने पे कुछ हुआ होगा, बट वो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स इज स्टिल ग्रेविटी। मतलब कि यदि मुझे ACM निकालना होगा तो इट वुड बी 4mg, 4m क्योंकि 4m टोटल मास डिवाइडेड बाय 4m, इससे आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी इंटरेस्टिंग बात,
हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल्स के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ठीक है। लाइटर पार्ट कम्स टू द रेस्ट, ठीक है भाई, उसके पास वेलोसिटी बढ़ गई होगी या जो भी। इन वर्टिकल डायरेक्शन बोथ पार्ट सिर्फ जीरो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जीरो थी वर्टिकल पे क्योंकि रेस्ट पे आ गया, और इसकी भी वेलोसिटी जीरो थी। तो दोनों में यूँ समझ लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन वाज जीरो जब फटा था, और राइट, और यदि हम चाहें तो उसको लिखते हैं जीरो वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं इज इक्वल टू वी एम वाई इंटू एम प्लस 3m इंटू वी 3m वाई अपॉन 4m। लेकिन ये तो रेस्ट पे आ गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो वी 3m वाई भी जीरो। फिर क्या बोल रहा है, तीनों दोनों की जीरो वेलोसिटी है, दे विल कवर इक्वल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम। सही बात है, दोनों सेम जगह से शुरू कर रहे हैं, दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो दोनों का यहाँ पहुँचने का टाइम भी सेम होगा। दोनों का नहीं, तीसरे का सेंटर ऑफ मास भी उसी टाइम पे पहुँचेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब सेंटर ऑफ मास यहाँ लॉन्च करेगा तब m यहाँ गिर रहा होगा और 3m यहाँ गिर रहा होगा, और हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गई, बहुत आसान है, ये तो सीधा सीधा यहाँ गिर गया, इसका मतलब ये दूरी हो गई r/2। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, ये r/2, ये r और ये निकालना है, अभी देखिए हो जाता है सॉल्व। ये इक्वेशन कैसे लिखी मैं आज चित्र बना के दिखा देता हूँ। ये तो सेंटर ऑफ मास गिरा r दूरी पर, जो हम प्रूव कर चुके हैं, और जिस समय ये गिरा ठीक उस समय m गिरा यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे। और ये 3m गिरा यहाँ से x डिस्टेंस पे, और तीनों एक साथ ही है, साथ गिरे प्रूफ कर चुके अपन। तो यदि अपन इक्वेशन लिखे, इक्वेशन क्या, xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बटा m1 प्लस m2, तो काम हो जाएगा। जहाँ पर xcm हमें मालूम है, कितना xcm, r, m इंटू r/2 प्लस 3m इंटू x जो हमें निकालना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस, अपॉन 4m। सॉल्व कर लीजिए, सो 4mr माइनस mr/2 इज इक्वल टू 3mx। x के लिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सीखा, ये करके दिखा रखा है। Next, what we'll be doing is discussing two very difficult problems of Rudolph. One is 151. सबसे पहले जैसे लेक्चर शुरू होगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर, तो इसका डिस्कशन शुरू हो रहा होगा। इसमें सवाल डिस्क्राइब कर रहे हैं हम कि भाई इसको क्या है कि इसको शिफ्ट कर दिया x डिस्टेंस, ऑलराइट, और x डिस्टेंस शिफ्ट करके फिर अपन पूछ रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इनर्शिया लिखकर उसका मास ही लेना, ऑफ द सिस्टम आफ्टर वन ब्रेक्स ऑफ द वॉल, मतलब जब वन का कॉन्टेक्ट छूटेगा दो वॉल से तब तक वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितनी होगी। ये एक सवाल हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का बी पार्ट। आप बोलेंगे सर ए पार्ट क्या हुआ? ए पार्ट जो है मैंने पिछले ही लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी की शीट के S2 में डिस्कस किया हुआ है, राइट, कि इसकी रस्सी को जला दिया तो कितना उछलेगा, ऐसा एक सवाल डिस्कस किया हुआ है। कितना बाउंस अप करता है, राइट, लोअर बाउंड, मतलब ये बाउंस कर जाए उसके लिए 2m और 3m के लिए। तो हम बी पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे। तो दो टफ क्वेश्चन है, आई होप यू विल एंजॉय द डिस्कशन। सो दिस विल कंक्लूड अवर f(x) = MACM का बेसिक एप्लीकेशन।
एक्सप्लेनेशन.